हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रेफरेंस शेयर क्या होता है उसका मीनिंग वगैरह समझा था, तो बहुत अच्छे से किया था। उसकी कंडीशंस क्या होती है वो किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम रिडम्पशन करने के जो मेथड्स है, जो तरीके हैं, उसको करते हैं। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, या तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर फ्रेश शेयर इशू करके, या कन्वर्जन मेथड से। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से कैसे रिडम्पशन करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का और उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो सब हम करेंगे। तो अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लेना, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। तो हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के मेथड्स के बाद कौन कौन से मेथड्स हैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना, यानी कि शेयर होल्डर से प्रेफरेंस शेयर वापस लेना है और उन्हें पैसे देने हैं। तो इसके जो मेथड्स हैं 3 हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक तो कर सकते हैं आप आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, फ्री रिजर्व से। सेकंड है फ्रेश प्रोसीड्स या प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश शेयर इशू ऑफ फ्रेश शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश शेयर। अगर नए शेयर इशू करने की वजह से जो पैसा आता है उस पैसे का यूज़ करके आप रिडम्पशन कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर का, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप पैसा दे सकते हैं और उनसे अपना शेयर वापस ले सकते हैं। थर्ड था कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन में ये था कि आप पुराना वाला शेयर ले लेंगे प्रेफरेंस शेयर और उसकी जगह न्यू शेयर दे देंगे। तो मेथड नंबर सेकंड में और थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख रहे हैं। मेथड नंबर सेकंड के अंदर हम शेयर नहीं दे रहे हैं, शेयर पब्लिक में इशू कर रहे हैं। वहां से जो पैसा आ रहा है उस पैसे का यूज करके हम रिडम्पशन कर रहे हैं। उस पैसे का यूज करके हम हमारा शेयर वापस ले रहे हैं पुराना वाला और शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हैं। कन्वर्जन में अलग है। कन्वर्जन में क्या कर रहे हैं, मार्केट में नहीं जा रहे हैं। जो पुराने शेयर होल्डर हैं जिनके पास प्रेफरेंस शेयर पड़ा है, जिसका हमें रिडम्पशन करना है, उसको हम बोल रहे हैं ये लो नए शेयर और हमें हमारा पुराना शेयर दे दो। ओके। यार आज हम बात आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट की करने वाले हैं और इस केस में सीआरआर बनाना होता है। इन दोनों केस में सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये सीआरआर वगैरह क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। आप अभी इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट मेथड जो है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, उसके अंदर आपको सीआरआर यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना होता है। अब देखिए सीआरआर क्या होता है, फर्स्ट मेथड को समझते हैं और उसके साथ में हम सीआरआर को भी समझते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा आउट ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता था, जिससे डिविडेंड दिया जाना था लेकिन हमने डिविडेंड दिया नहीं और हमने उस पैसे को फर्म में ही रखा है। हमने मतलब शेयर होल्डर्स ने मिलकर ही डिसीजन लिया होगा। तो बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, डिविजिबल जिनको रिजर्व्स बोल सकते हैं, या ये अधिकतर रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। कैपिटल रिजर्व नहीं होते, रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। जो कमाई होती है, अर्निंग होती है, उसमें से बनाए जाते हैं। एक तरीके से आप समझ लो कुछ सालों से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से हिस्सा अलग किया गया और उसको अलग रखा गया। जैसे 10 सालों से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अलग रखते गए। अब वो प्रॉफिट जो अलग पड़ा है वो रेवेन्यू रिजर्व हो गया, उसका यूज़ आप रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं। ओके। तो अब ये रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं आइए वो समझते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ये रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है रिडम्पशन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का। तो इसके अंदर आता है एक तो सरप्लस अकाउंट, सरप्लस यानी कि पीएनएल का जो बैलेंस है वो, ठीक है। सेकेंड नंबर इसके अंदर आ जाता है आपका जनरल रिजर्व, ठीक है। थर्ड नंबर आ जाता है इसके अंदर आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इसके अलावा का अगर कोई रिजर्व फंड पड़ा है तो उस रिजर्व फंड का यूज करके भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं। और इंश्योरेंस फंड पड़ा है अगर आपके पास में तो उसका भी यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपके पास WCR यानी कि या WCF
यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है अगर एक्सेस पे, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो वर्कमैन यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके काम आता है, वर्कर्स के काम आता है, लेकिन एक्सेस में पड़ा है, वर्कर के तो काम आएगा, उसके अलावा भी बचा हुआ पड़ा है, तो उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का भी यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, बट इसका यूज़ तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि इसका यूज़ करो, अदरवाइज हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व होता है, का भी यूज़ आप कर सकते हैं रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर का। बट ये जो लास्ट वाले दोनों मैंने आपको बताए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन दोनों का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि इनका यूज़ कर सकते हो रिडम्पशन, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना जरूरी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको अब थोड़ा सा CRR की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए होता क्या है, जो बैलेंस शीट होती है, मैं नॉर्मल वैसे कंपनी की बैलेंस शीट आपको पता है ऐसे बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती है। तो ये बैलेंस शीट है कंपनी की। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको पता होगा, देखो कॉन्सेप्ट समझना कि यहाँ होता है से इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले, है ना। उसके बाद में फिर फर्स्ट नंबर होता है शेयर होल्डर फंड, के अंदर होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ओके। अब बैलेंस शीट ऐसे ही बनानी है, पुरानी वाला बैलेंस शीट अब नहीं बनाना, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। वो जो बैलेंस शीट हम बनाते थे वो थी किसके लिए, वो बैलेंस शीट बनाई जाती थी आपके जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है उसके लिए। कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा ऐसे बनती है, ये तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, पूरी लंबी बनती है पूरी। यहाँ पर फिर आपके एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग, अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर एसेट्स आती है, उसमें नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, उसके अंदर भी बहुत सारे हेड होते हैं। बट मुझे यहाँ पर शेयर कैपिटल से मतलब है, इसलिए इसका मैं नोट बनाऊंगा। तो आइए शेयर कैपिटल का नोट बनाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या है शेयर कैपिटल का नोट। देखिए शेयर कैपिटल का नोट जो बना रहे हैं उसके अंदर ये है नोट 1 फॉर एग्जांपल के लिए शेयर कैपिटल। यहाँ पर क्या होता है, देखो इक्विटी शेयर भी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है। मान लेते हैं 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी थी और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ी थी, टोटल कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख। तो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, इधर 12 लाख। बट हम जैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन का मतलब समझते हो कि मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे देंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी रहेगी नहीं, जैसे रिडम्पशन करेंगे यहाँ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लोगों का पैसा हमने दे दिया और शेयर हमारा हमने ले लिया। और यहाँ पर फिर क्या होगा, ये शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी 10, ये तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि शेयर कैपिटल किसी भी केस में रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, फिर CRR बना देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने का, जितने का हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन किया है वो है 2 लाख का, तो रिजर्व में कितना आ जाता है 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया अब 12 लाख। यानी कि शेयर होल्डर फंड जो है उसको डिक्रीज नहीं करना होता है ना। अगर वहां पर शेयर कैपिटल का, आप किसी भी कैपिटल का आप अगर रिडम्पशन कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको वापस मेंटेन रखने के लिए उसकी जगह एक रिजर्व बनाया जाता है जिसको बोला जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि CRR। बस यही है इसका काम। और इस रिजर्व का आप अब ये रिजर्व में 2 लाख का जो रिजर्व बनाया, ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि ये पैसा तो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो हमने पेमेंट कर दिया, तो ये CRR में पैसा कहाँ से आया, ये CRR में पैसा आएगा इन रिजर्व से। ये जितने भी रिजर्व है इन रिजर्व का यूज करके हम CRR बना लेंगे, और फिर उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जीरो हो जाएगी और CRR में हम जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट था उतना शो कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है वो मेंटेन रहेगा, हमारा शेयर होल्डर फंड जो है वो मेंटेन रहेगा, और उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ये कंपनीज रूल्स या कंपनीज एक्ट 2013 की कंडीशन है कि आपको CRR बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है आपकी बैलेंस शीट। आइए अब मैं सीधा जनरल एंट्रीज की तरफ चलूँ। अगर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री होगी रिडम्पशन ड्यू की, रिडम्पशन ड्यू की एंट्री होगी।
रिडम्पशन क्या करेंगे आप, ड्यू करेंगे। तो रिडम्पशन ड्यू करेंगे यानी कि आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आप क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, रिडम्पशन के टाइम डेबिट हो जाएगा। उसकी वजह है लाइबिलिटी वाला रूल, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। अब यहाँ पर अगर हम रिडम्पशन करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कैपिटल कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोगों का पैसा दे रहे हैं, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। यहाँ आ जाएगा प्रीफरेंस, जो भी परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अगर आप रिडम्पशन जो है एट पार कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, दोनों ही बता देता हूं। अगर एट पार कर रहे हैं तो यही एंट्री होगी, और 2 कर देंगे आप परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं है, लाइबिलिटी जनरेट हो गई, लाइबिलिटी जनरेट होती है प्लस होती है तो क्रेडिट किया जाता है। ओके, फिर आता है आपका यहां पर, अगर आप एट पार ना करके रिडम्पशन करो एट प्रीमियम, अगर रिडम्पशन किस पे करते हो आप, एट प्रीमियम करते हो, तो एंट्री देखिए परसेंटेज प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे लॉस होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो प्रीमियम ऑन, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो प्रीमियम ऑन, नॉमिनल रूल क्लास 11th का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो अगर आप रिडम्पशन करते हो एट पार पे तो ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे तो ये एंट्री होगी। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, कैपिटल को डेबिट कर दिया है, मतलब आपकी बैलेंस शीट से कैपिटल माइनस हो गई, और कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, CRR। तो अब हम CRR बनाएंगे। CRR कहाँ से बनाएंगे, वो जो मैंने रिजर्व बोले थे उनका यूज करते हुए। रिजर्व सारे के सारे लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट होते हैं। अब उस रिजर्व से पैसा निकालेंगे तो वो रिजर्व सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यहाँ पर सरप्लस अकाउंट जो भी आपका PNL अकाउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा, PNL अकाउंट डेबिट। अगर जनरल रिजर्व अकाउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, जो मैंने ऊपर लिखा है तो वही सारे लिख रहा हूँ, वो डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई फंड पड़ा है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, अगर एक्सेस में पड़ा है तो वो डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस फंड पड़ा है या कोई रिजर्व फंड पड़ा है, उससे पैसा ले सकते हो। यहाँ से आप पैसा ले सकते हो, ये सारे के सारे डिविजिबल प्रॉफिट से, रेवेन्यू प्रॉफिट से। इसके अलावा रिबेट डेवलपमेंट रिजर्व या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अगर क्वेश्चन में बोला हो तो उसका भी यूज कर सकते हो। और 2 आप कर दोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में मैंने बोला CRR। ये हो गया आपका CRR क्रिएट, ये हुई एंट्री नंबर आपकी सेकंड ही है ये एंट्री, है ना। फर्स्ट एंट्री ये 2 नहीं है, ये एक ही रिडम्पशन ड्यू की एंट्री है। अब अगर आप रिडम्पशन एट पार कर रहे हो तो ये एक ही एंट्री होगी, और ये एंट्री किससे होगी, जो आपकी फेस वैल्यू है। जैसे आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, ठीक है, तो ये फेस वैल्यू से एंट्री होगी, ये वाली। CRR हमेशा फेस वैल्यू का बनेगा, जो कैपिटल है उसका बनेगा। लेकिन अगर आप रिडम्पशन एट पार कर रहे हो तो एक ही एंट्री होगी, ये वाली, बस CRR बनाना है, ओके। लेकिन अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर, तो फिर आपको प्रीमियम की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि प्रीमियम आपके लिए लॉस है। तो उस प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए आप एंट्री नंबर करेंगे 3rd। इफ रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, अगर रिडम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे हो, तो प्रीमियम लॉस है, उसकी व्यवस्था कहाँ से करोगे, वो भी आप रिजर्व से कर सकते हो। लेकिन कौन से रिजर्व, तो वो आप कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो उससे कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास PNL में अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो उससे कर सकते हो। और 2 यहाँ आ जाएगा, जो ये प्रीमियम यहाँ डेबिट किया है हमने, अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करते तो ये देखो और आया बीच में, तो प्रीमियम जो डेबिट करा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
फिर आता है आपका 4th नंबर पॉइंट, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर पेमेंट करें ना, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा ना, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ एंट्री में देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, अगर एट पार कर रहे हो रिडम्पशन या प्रीमियम कर रहे हो, दोनों ही केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, क्रेडिट, इसको कर देंगे डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बस ये हो गया। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जिस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हो अगर वो पार्टली पेड है तो पहले उसको फुली पेड बनाना पड़ेगा, ये लास्ट लेक्चर में कंडीशन बताई थी, यानी कि उस पर कोई भी कॉल अगर मंगानी बाकी हो तो पहले आपको उसे फुली पेड करना पड़ेगा, और फुली पेड करने की एंट्री वही होती है जो हम शेयर इशू करते टाइम करते हैं। ओके, तो ये हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेथड नंबर करेंगे आपका सेकंड, प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश शेयर। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।